चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो पिछले परीक्षा में आए हुए थे उसके क्या है कि PYP देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्वेश्चन एक कह रहा है कि देखिए एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। तो एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है। ठीक है, कितने जगह से? ये हमारा लैंप है और इसको 3 जगह से कंट्रोल करना है, 3 स्विच से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक लैंप को 3 स्विच से कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए दो क्या है, 2 वे स्विच लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरमीडिएट स्विच लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक लैंप को 2 जगह से करना है तो केवल क्या लेंगे, 2 वे स्विच लेंगे। कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस स्विच का प्रयोग करेंगे? इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छाती, कह रहा है कि छाती और पेट पर चोट लगने पर, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है और काम कर रहा है फील्ड में और उसको चोट लग जाती है, कहाँ पे? छाती और पेट पर। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए छाती और पेट के लिए हम क्या करते हैं, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मुंह से मुंह विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला देखिए फिर फिगर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए प्रकाश का नाम क्या है? तो देखिए एक हमारा एक लाइट की व्यवस्था है। क्या है ये? लाइट है। इस लाइट का नाम है स्पॉट लाइट, इसको बोलते हैं। और स्पॉट लाइट हम जहाँ पे बहुत ज्यादा उजाला की जरूरत होती है वहां पे स्पॉट लाइट लगाते हैं, जो इसका फ्लैश बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक स्पॉट लाइट का फिगर बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए सही हो जाएगा, स्पॉट लाइट। क्या होगा? स्पॉट लाइट का ये फिगर है। जबकि आपका फ्लैश लाइट नॉर्मल यूज के लिए करते हैं और फ्लूड लाइट आपके घरेलू शादियों विवाह में यूज किया जाता है फ्लूड लाइट का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पॉट लाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BIS के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? तो नम्य कार्ड के लिए हम जो है कि जैसे हमारा कंट्रोल कार्ड होता है, एक कंट्रोल कार्ड का मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में PCB प्लेट होती है और उस PCB प्लेट के जो कनेक्शन होते हैं बहुत पतले पतले वायर होते हैं, बहुत पतले पतले वायर लगे होते हैं। तो उसके लिए हम 0.5 mm स्क्वायर तार का यूज करते हैं। कितने का? 0.5 mm का करेंगे। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी उत्तर सही हो जाएगा। जबकि 1 mm बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा सर्किट में के लिए। ठीक है, और 1.5 mm भी मोटा, 2.5 mm तो पावर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 0.5 mm स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए एक फिगर है ये देखेंगे। फिर क्वेश्चन है ये, एक देखिए गन की तरफ, बंदूक की तरफ बनाया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सी सोल्डरिंग विधि है। तो ये देख के पता चलता है बंदूक की तरह है, तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर क्या होगा, सोल्डरिंग गन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सोल्डरिंग गन। तो पहला है फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, बी है सोल्डरिंग गन, डी है डीप सोल्डरिंग, और डी है सोल्डरिंग आयरन। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग हम पीसीबी वगैरह में करते हैं, पीसीबी सर्किट को जोड़ने ओड़ने के लिए। तो ये हमारा क्या है, सोल्डरिंग गन। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो गया, बी, सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला है, देखिए अगला फिर एक सोल्डर है, ठीक है। तो कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ताप, जो अभी पिछला आपने क्वेश्चन देखा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, और डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग। तो ये हमारा एक है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, जो है जो आपके नॉर्मली जो दुकान, या आप कहीं मेंटेनेंस की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे दुकानदार यूज करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा है कि नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए घरेलू वायरिंग के लिए जो है कि इंस्टॉलेशन इंसुलेशन टेस्ट हमेशा किससे किया जाता है, मेगर से करेंगे। किससे करेंगे, मेगर से, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है घरेलू वायरिंग का। तो किससे करेंगे, मेगर से करेंगे, ना कि ओम मीटर से, ना सन टाइप ओम मीटर से। क्या करेंगे, मेगर से। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, मेगर से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए आपका इम्पीडेंस पूछा है। अगले सवाल में क्या है, इम्पीडेंस। कह रहा है कि जेड की गणना करने का सूत्र क्या है, यदि प्रेरकी प्रतिघात एक्सियल धारती प्रतिघात एक्सी से कम है। तो हम जानते हैं जेड इक्वल टू इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस को कहते हैं हिंदी में प्रतिघात। प्रतिघात, प्रतिघात भी क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक है। जिसको एसी सर्किट में जेड से प्रेजेंट करते हैं। तो जेड बराबर हमारा सूत्र हो जाता है आपका आर स्क्वायर माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन में कौन है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फिगर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट का प्रकार क्या है, ठीक है। चित्र में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट का प्रकार क्या है। तो एक देखिए इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला है इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, बी है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, डी है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और आपका सॉरी सी है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और डी है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट।
तो एक्चुअली में क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का चित्र है ये क्या करते हैं प्रयोगशालाओं में हम इसका यूज करते हैं, ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। जबकि देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके जो घर में मल्टी अरे एनर्जी मीटर लगा होता है ना, वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और रिकॉर्डिंग में वाट मीटर जो होता है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और इंडिकेटर में कौन कौन से हो जाएंगे, अमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। जबकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, जिसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL और फेज एंगल थीटा है, तो 3 फेज पावर की गणना करने का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये चीज एक नहीं पूछा है कि कौन सा पावर है, अप्रिएंट पावर है या ट्रू पावर है। चलिए तो हम जानते हैं, देखते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या होता है, ठीक है। देखेंगे, देखिए हमारा यदि कोई ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो जब हम इसमें एक हमारा तीसरा पॉइंट होता है जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो R Y B और N न्यूट्रल होता है। तो देखिए जब हम R और Y के बीच में करंट को मेजर करेंगे, इसके बीच में, तो इसको कहते हैं क्या होगा, लाइन करंट, लाइन करंट होता है, ठीक है। यही अगर दो फेज के बीच में अगर वोल्टेज नापेंगे तो इसे कहेंगे वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अगर यही फेज के साथ लेंगे, अरे न्यूट्रल के साथ लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, फेज करंट और फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सूत्र हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू √3 VLIL साइन थीटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुष्क, ऑप्शन अगला है, अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो चार्ज जो घर पे देखते हैं सेल आता है, जो आपके रिमोट में लगता है, ठीक है, और आपके घर में जो टॉर्च होता है उसमें पहले सेल लगता था, गोल गोल 2 राउंड राउंड रहते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है। और देखेंगे कि शुष्क सेल में एक बीच में पतला सा कार्बन का रॉड लगा रहता है, तो कार्बन का बना होता है, जब आप उसको फोड़ेंगे तो देखेंगे काला काला उसमें से निकलता है, ठीक है। तो शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड जो है किसका बना होता है, कार्बन का, किसका, कार्बन का बना होता है, जो क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन दिया है कि एसी फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो जब हमारा सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, जो ओम के नियम पे होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ऑप्शंस क्या सही हो जाएंगे,
देखेंगे बी सही हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू आई आर। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? V। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए, दिया है कि ट्रांसफार्मर में तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में हमारे कई परीक्षण होते हैं, जैसे एसिडिटी है, विस्कोसिटी है, मॉइस्चर है और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो क्रैकल टेस्ट जो है कि हम नमी को ज्ञात करने के लिए करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में नमी तो ज्यादा नहीं आ गई, अगर ज्यादा नमी बढ़ेगी तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, उसकी बाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए उस नमी को जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? क्रैकल टेस्ट करते हैं। किसे ज्ञात करने के लिए? मॉइस्चर ज्ञात करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे? सी सही हो जाएगा, नमी को ज्ञात करने के लिए क्रैकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूट्रल कनेक्शन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो मैं बता दूं कि न्यूट्रल जो है कनेक्शन, ऊर्जा मीटर न्यूट्रल में कनेक्ट सिंगल फेज के साथ काम करेगा हमेशा, न कि सिटी और पीटी के साथ तो बिल्कुल नहीं करेगा, ना थ्री फेज एलिमेंट में भी नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सिंगल फेज एलिमेंट में। ठीक है, सिंगल फेज एलिमेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? उपभोक्ता का मुख्य बोर्ड में से सेवा संयोजन आपूर्ति किस में जुड़ी रहेगी? सबसे पहले आपका पोल से जो है कि पोल से आपका जो घर में पावर आता है किसमें आता है? सबसे पहले आएगा आपके एनर्जी मीटर में आता है। याद रखिएगा किसमें आएगा? एनर्जी मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मेन स्विच, एनर्जी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और कटआउट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, एनर्जी मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला देखिए, कह रहा है कि रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध, कह रहा है कि 200 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो गर्म प्रतिरोध की गणना करने के लिए हमारा सूत्र होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो रेजिस्टेंस पूछा है तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। तो वोल्टेज कितना है? 250 गुणे 250, अब बटा के पी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200 वाट। ठीक है, तो इसको दो जीरो से दो जीरो काट देंगे। अब 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625 बटा 2। 625 का आधा कितना होगा? 312.5 ओम। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कितना आएगा? 312.5 ओम रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 200 वाट से ऊपर के इनकैंडिसेंट लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप होल्डर का यूज करते हैं? तो देखिए, आप जो हमारे ज्यादा जब हमको उजाला की जरूरत होती है, जहाँ पे जैसे कि कोई मैरिज हॉल है या कोई कार्यक्रम फंक्शन है या स्ट्रीट लाइट है, तो वहाँ पे हम इनकैंडिसेंट लैंप का यूज करते हैं जो कि ज्यादा ज्वाला देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, हमारा जो है कि अगर कोई ये कंडक्टर है, चालक है यानी तार है, तो उसको नापना है कि कितना मोटा है, कितना
पतला है, ठीक है, तो उसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, SW जी का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.40 के रूप में नामित किया गया है, तो संख्या 1.40 क्या दर्शाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको लिखा हो 7/1.40, तो जो ऊपर वाला है ये टोटल दिखाता है कि तारों की कितनी संख्या है और एक तार का कितना व्यास है। तो पर तार का जो व्यास है वो नीचे लिखा रहता है 1.40। तो एक कंडक्टर का व्यास, तो प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल केटल में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो इलेक्ट्रिकल केटल जो क्या होती है, आपकी जो पानी गर्म करने की जो केटली होती है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, उसके नीचे का सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है। तो उसके सोल प्लेट का उद्देश्य हमारा ये होता है कि उसमें जो एलिमेंट होता है उस सोल प्लेट से क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, उसमें जा सके, पानी गर्म हो सके, ठीक है। तो दिया है कि एलिमेंट के लिए एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। अगर इंसुलेट हो जाएगा तो हीटिंग नहीं आएगी। केतली बेस का नुकसान से बचाता है, तो ये भी नहीं होगा। एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है। डी दिया है कि एलिमेंट को कंटेनर के निकट कांटेक्ट में रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए ये एक, फिर देखिए ये डायग्राम है और देखिए एक टू वे का डायग्राम दिखाया गया है कि एक लैंप है और दो जगह से ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, दो जगह से ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये जैसे एक हमारा होता है सर्किट डायग्राम होता है, वायरिंग डायग्राम होता है और लेआउट होता है और इंस्टॉलेशन डायग्राम होता है। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है कि हमारा बस परिपथ बनाया जाता है, ठीक है, उसमें कनेक्शंस नहीं होते हैं। जबकि देखिए वायरिंग डायग्राम में बाकायदे कंपोनेंट को लगा के कनेक्शन भी किया जाता है। तो देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। ये किसका फिगर है, वायरिंग डायग्राम का है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, वायरिंग डायग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी वायरिंग डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ अगला दिया है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा डिवाइस इनिगेशन वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है। तो एचपीएसवी लैंप में चोक के रूप में हम लीड ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो बार बार ऑन और ऑफ करने की प्रक्रिया करता है, इग्निशन करता है, जिसे कहते हैं लीड ट्रांसफार्मर। तो लीड ट्रांसफार्मर चोक के रूप में कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, लीड ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिर एक फिगर है, क्वेश्चन है, कह रहे ना आपको कि आप लोग फिगर वाला जितना क्वेश्चन है सब याद कर लीजिए, एकदम आएगा, उसी से आपका आप बहुत ज्यादा नंबर पा जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक फिगर है, इसका पूछा नाम क्या है। तो एक पिंसर है। पिंसर क्या करता है, जो लकड़ी में कील घुसी रहती है उसको निकालने का काम करता है, जिसको हिंदी में चिमटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिंसर है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, पिंसर, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
कि लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है वो हमेशा द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक सेल कहते हैं, जो चार्ज होती है और डिस्चार्ज भी होती है। ठीक है, तो डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको पुनः चार्ज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लेड एसिड सेल। तो कह रहा है कि लेड एसिड सेल में बकलिंग दोष का क्या मतलब। देखिए, बकलिंग का मतलब होता है प्लेटों का मुड़ जाना। बकलिंग में क्या होगा, प्लेटें हमारी मुड़ जाती हैं। जो कंटेनर में अंदर जो प्लेट डाली जाती है जिसमें चार्जिंग रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया है कि इलेक्ट्रोड बैंड हो जाता है, बी है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व बढ़ जाता है, सी है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कम हो जाता है, और डी आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती हैं, बकलिंग का। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला है, कह रहा है कि पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है। तो देखिए, केबल का आकार हमारे पावर वायरिंग में अगर देखिए करंट के लिए पूछे, करंट के लिए, तो अगर कहेंगे करंट के लिए, अगर केबल का आकार जो है करंट के लिए क्या करते हैं, मोटा रखते हैं, मोटा। ठीक है, अगर करंट ज्यादा फ्लो करना है तो केबल का साइज कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। ठीक है, करंट से डिनोट करेंगे। अगर वही पूछेगा कि केबल का इंसुलेशन, केबल का इंसुलेशन, तो केबल का इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। ठीक है, अगर आकार पूछे तो करंट, इंसुलेशन पूछे तो वोल्टेज। हमारा क्या पूछा, आकार पूछा है तो लोड उस पे करंट से होता है। ठीक है, तो बाई लोड करंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन कहा है कि केबलों के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है। तो इंसुलेशन कौन सा तय करता है, मैं बताया वोल्टेज करता है। क्या करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि उसका इंसुलेशन कैसा लगेगा, कितना हाई वोल्टेज है उस हिसाब से हम इंसुलेशन लगाएंगे। तो किस पे करेगा, वोल्टेज पे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ना कि करंट पे करेगा, ना तापमान पे, ना पावर फैक्टर पे, किस पे करेगा, वोल्टेज पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फेज सीक्वेंस मीटर का क्या उद्देश्य। फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य है कि हमारा जो 3 फेज सप्लाई होती है इस तरीके से हमेशा आर वाई बी के फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर है फिर बी है फिर वाई है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3 फेज मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए, मोटर को शॉर्ट सर्किट दोष से बचाने के लिए, और 3 फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए, डी है 3 फेज प्रणाली में वोल्टेज को मापने के लिए। तो ये उसका सीक्वेंस दिखाने के लिए होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या होगा, सी सही हो जाएगा, उसको इंगित करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने की भट्टी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो मैंने आपको इफेक्ट पता होगा कि हमारा विद्युत का इफेक्ट 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है ऊष्मा प्रभाव। क्या होता है, ऊष्मा प्रभाव। एक होता है रासायनिक प्रभाव, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। ठीक है, तो हमारा जो खाना पकाना है तो हीट किसमें फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ऊष्मा के फॉर्म में। किसमें ऊष्मा आएगी तभी तो गर्म होगा, तो खाना बनेगा। तो किसके, ऊष्मीय फॉर्म में। तो हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखेंगे। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा कौन सी हानि का आकलन किया जाता है। तो देखिए अगर ओपन परीक्षण किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ओपन परीक्षण में हम क्या करते हैं, कोर लॉस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, कोर लॉस। और वही शॉर्ट परीक्षण में कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, तो ओपन के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा, कोर लॉस ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, ये कहा है कि अगला सवाल का है कि किस प्रकार का रिले एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर संचालित किया जाता है। वो कौन सा रिले है कि जो एसी पर भी यूज कर सकते हैं और डीसी पर, लेकिन हमारे जो कुछ रिले होते हैं जो एसी पर यूज होंगे या तो डीसी पर, अगर दोनों पर यूज करते हैं तो वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन है ड्राई रिले, फेरेड रिले, इम्पल्स रिले और थर्मल रिले। तो इम्पल्स रिले जो होता है उसको हम एसी और डीसी दोनों पर यूज कर सकते हैं। किस रिले को, इम्पल्स रिले को एसी डीसी दोनों पर यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सवाल कह रहा है कि कौन से थ्री फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज को मापने के लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो देखिए फेज वोल्टेज में आर्टिफिशियल हमारा दो तरीके का कनेक्शन होता है। एक होता है स्टार और दूसरा क्या होता है, डेल्टा। जिसमें क्या होता है, स्टार में न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं रहता है। तो डेल्टा कनेक्शन में हमें आर्टिफिशियल अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, उसमें तो ऑलरेडी अर्थिंग है। बी है 3 वायर कनेक्टेड सिस्टम। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए एक फिगर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि अर्थ प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये देखिए परीक्षण है, ये हमारा मेन अर्थिंग है और इस मेन अर्थिंग से ये दो इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड से हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, विभव पात की वोल्टेज ड्रॉप कितना ज्यादा कहां पर हो रहा है। तो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी उतना कम होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो हम क्या चेक करते हैं, वहां वोल्टेज का पतन यानी विभव का पतन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, विभव का पतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक फिगर है, कह रहा है कि एक देखिए वाट मीटर है और इसका पूछा है कि क्या प्रकार है। ठीक है, कह रहा है कि 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। ठीक है, और कह रहा है 3 एलिमेंट 4 वायर वाट मीटर। फिर डी है, सी है 3 फेज 2 एलिमेंट सीटी और पीटी के साथ। डी है 3 फेज 3 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। तो ये क्या है, हमारा 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है। क्या है, 2 वाट 3
फेज वाट मीटर, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हम कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु को रख देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है चुंबक का उस धातु में आ जाता है, और वो किसके कारण आता है, ईडी करंट के वजह से उसमें आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ईडी करंट इफेक्ट होगा। ठीक है, ईडी करंट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम। एक देखिए ट्रांसफार्मर है, ये हमारा देखिए एक कोर बना हुआ है, क्या है, कोर है, और कोर में ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो हम ट्रांसफार्मर का नाम कोर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो इसकी कोर है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। किस टाइप का है, कोर टाइप का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, डी सही हो जाएगा, कोर टाइप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशि संबंधित है। तो हमारा ओम का नियम किसको फॉलो करता है, V इक्वल टू आई आर। क्या, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखेंगे, ऑप्शन है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा घनत्व। ये बी कह रहा है करंट, प्रतिरोध एवं शक्ति। सी है करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, और डी है करंट, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन कितना होता है। तो देखिए, सिंगल फेज में फेज विस्थापन हमेशा कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे सिंगल में, और थ्री फेज में कितना होता है, 120 डिग्री। तो किसमें पूछा है, सिंगल फेज में ना, तो सिंगल फेज में हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही थ्री फेज में पूछता तो 120 डिग्री हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आज का जो पीवाईपी क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए।